हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने क्लास 3 तक CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस आपको करवा दिया है। मेनली हम सेल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास जो है राइबोसोम्स के ऊपर होने वाली है। ये क्लास 4 है। हम सिर्फ आज की क्लास में राइबोसोम्स ही पढ़ेंगे क्योंकि अब ऑर्गेनलीज आने वाली हैं, तो हमें हर एक ऑर्गेनल के बारे में एक डिफरेंट क्लास रखना बेटर रहेगा। तो इसीलिए राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी। So let's get started. तो मैंने आपको बोला कि हम राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि क्या होते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में आप सबको पता होगा, इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन प्रोडक्शन में मदद करती हैं। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता होगा। और साइज डिफरेंस होता है बस दोनों के अंदर। जब भी हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, इन्हें बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसके अंदर क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन होता है। तो दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं और फिर यहाँ लिख लेते हैं। आरएनए होता है और इसके अलावा आपको राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स मिलेंगे। तो प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके राइबोसोम्स जो हैं बने होते हैं। यूबिक्विटस इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जब भी हम राइबोसोम्स की बात करें, इनके पास 2 सब यूनिट्स होती हैं। 2 सब यूनिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। इन दोनों का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है, तो जिस भी रेट से ये सेडिमेंट होती हैं वो डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। जब भी आरएनए की बात करते हैं, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है, तो उसे हम आरएनए लिखते हैं। तो आरएनए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये याद रखना। प्लस क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसे हम आर प्रोटीन भी कभी कभी बोल देते हैं राइबोसोमल प्रोटीन के लिए, बट आप नॉर्मली प्रोटीन भी लिख सकते हो। जब भी हम इसके सब यूनिट्स की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स जब भी हम लिखते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है 70S राइबोसोम्स, जिसके अंदर 2 यूनिट्स आपको मिलती हैं। एक होता है 50S और एक होता है 30S। छोटी वाली स्मॉल सब यूनिट है और ये बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट है। तो इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। कभी भी इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऐड करके इतना नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है कि जब ये साथ में कंबाइंड होती हैं दोनों सब यूनिट्स, तो उनका कुछ रीजन ओवरलैपिंग हो जाता है। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि वो साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो उसकी वजह से सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो बिल्कुल सम करके नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि उसका सेडिमेंटेशन अलग होगा। तो दोनों सब यूनिट्स जुड़ी होंगी तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग होगा। अगर अलग अलग होंगी तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट फ्री सरफेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके अंदर कितना प्रोटीन कितना आरएनए, कौन सा आरएनए होता है, तो जब भी हम लार्ज सब यूनिट की बात करते हैं तो इसके अंदर बोला जाता है लगभग 34 प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। 34 प्रोटीन्स। और जब भी हम इसके अंदर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 23S आरएनए प्लस 5S आरएनए। ठीक है। और अगर हम छोटी सब यूनिट की बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 21 प्रोटीन्स के आसपास होते हैं। और जब भी इसके अंदर आरएनए की बात करोगे तो 16S आरएनए जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ से एक चीज का बिल्कुल ढंग से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 23S 5S होता है और 16S, तो ये 3 यहाँ पे आरएनए की सब यूनिट्स हैं जो कि आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर मिलेंगी। ठीक है, एक बड़ी वाली सब यूनिट के अंदर और एक छोटी वाली राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ये ना इस तरीके से याद रखना, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स लिख देते हैं, उनके अंदर आपको पता होना चाहिए 80S होता है। यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिफरेंट होता है दोनों सब यूनिट्स का, तो 60S एंड 40S करके बनता है। ठीक, अब इनके अंदर क्या होता है,
छोटी वाली जो सब यूनिट होती है इसके अंदर आपको लगभग 30 प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, 30 प्रोटीन्स। ठीक, और यहाँ पे 18S वाला राइबोसोमल आरएनए एग्जिस्ट करता है। बड़ी वाली सब यूनिट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अराउंड 50 प्रोटीन्स होते हैं, 50 प्रोटीन्स। और यहाँ पे 3 आरएनए होते हैं, कौन कौन से? एक 5S हो गया, एक 5.8S हो गया, और एक हो गया 28S। ठीक है, तो ये बड़ी वाली सब यूनिट का मैंने आपको बता दिया, ये वाला छोटी सब यूनिट का बता दिया। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज जो है ना, जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये 8 वाली वैल्यू याद रखनी है, 18 हो गया, 28 हो गया, 5.8 हो गया। तो जिसके साथ भी 8 वाली वैल्यूज लगी है ना वो सारे यूकैरियोटिक आरएनए के लिए हैं। जिन पे 8 नहीं लगी एक्सेप्ट 5S को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां बता रही थी मैं आपको, वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी, इसलिए 5S को हम कंसीडर नहीं करते। बाकी सारी जिनके साथ 8 लगा हुआ है वो सारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोकैरियोट्स में 8 वाली वैल्यू वाला कोई भी नहीं होता। S जो होता है वो भी आपको पता होगा किसके लिए होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो S लिख देते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जरूर याद रखना है आपको, हर एक आरएनए जो भी जिस भी सब यूनिट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सबका नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा होगा। एक और चीज, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अलावा ये 70S राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है, जब भी बोलते हैं हम कि यूकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं, तो यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म कंटेन्स 80S राइबोसोम्स, while the organelles such as mitochondria and chloroplast contain 70S ribosomes. So both the ribosomes are present in the case of eukaryotic cells. लोकेशन अलग अलग है बस, ये वाले हमेशा साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, बट जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे आरडीएनए एग्जिस्ट करता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग वगैरह, ये सारी चीज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं करवा रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स का देखने को मिलता है। अब कुछ और चीज भी देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको चीज बताई है यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो साइटोप्लाज्म जो भी होगा इसके अंदर आपको मिलेंगे 80S राइबोसोम्स। ठीक, और ऑर्गेनेलीज जो होंगी, ऑर्गेनेलीज कौन सी वाली, तो वो मैंने आपको बता दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इनके अंदर होगा 70S राइबोसोम्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 70S है तो बैक्टीरियल भी बोल सकते हो आप इसे, या प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हो। इसीलिए एंडोसिम्बायोंट थ्योरी में ये बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया थे जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में आके रहने लग गए, तो उनके अंदर राइबोसोम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज जो होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वाले हैं तो इसीलिए पॉलीराइबोसोम कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी इन ऑर्गेनेलीज में। पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम भी इसे बोला जाता है। तो बेसिकली एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये एमआरएनए, ये बहुत सारे राइबोसोम्स उसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे, तो पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के केस में आपको देखने को मिलता है।
ठीक। प्रोकैरियोट्स में एक और चीज होती है, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर ईआर होती है ना, तो ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वैसे राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के केस में जब भी आप बोलोगे तो वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते। वो अगर किसी मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होंगे तो वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स कैन बी फाउंड अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक। तो ये भी याद रखना। ये कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ बताई। सिक्रीटरी वाले जो भी प्रोटीन्स होंगे उनकी सिंथेसिस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड राइबोसोम्स ही मदद करेंगे प्रोकैरियोट्स में। जैसे यूकैरियोट्स में सिक्रीशन के लिए प्रोटीन बनाती है आरईआर, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आरईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो वो सब आपको याद रखना है कि क्या क्या करेगा। अब अगर हम प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसलोकेशन की बात करें कि प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन या टारगेट कहाँ पे प्रोटीन को भेजना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है कॉन्सेप्ट वो आता है प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है। ट्रांसलोकेशन तो यही हो गया, एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजना है। टारगेटिंग मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे उसे टारगेट करना है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई। प्रोटीन टारगेटिंग और जो भी ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसलोकेशन का, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से राइबोसोम्स के ऊपर वो प्रोटीन बना है। अगर सिक्रीशन के लिए प्रोटीन बनाना है तो सिक्रीशन के लिए हमेशा आर मदद करेगी, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड जो भी राइबोसोम्स है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो मदद करेंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में है, ये यूकैरियोट्स के केस में है। तो ये आपको याद रखना है सिक्रीशन के लिए जो भी प्रोटीन बनाएंगे। एंड जो भी सिक्रीशन के लिए प्रोटीन बनते हैं ये ज्यादातर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू पास होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होगा, गोल्जी के पास भेजेगा, गोल्जी मॉडिफाई करके प्रोटीन को आगे भेजेगा डिफरेंट लोकेशन में, वेदर दोज प्रोटीन्स आर फॉर द लाइसोसोमल एंजाइम्स, तो लाइसोसोम्स में भेजा जाएगा या सिक्रीशन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजा जाएगा। तो वो सारा जो होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू ही पास होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि भेजता कौन है, कैसे पता चलता है कि इस प्रोटीन को इस लोकेशन पे भेजना है। तो उसके लिए सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं। सॉर्टिंग सिग्नल्स। सॉर्टिंग सिग्नल्स का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं प्रोटीन के ऊपर जो उसे सॉर्ट करने में, कहाँ कहाँ उसे भेजना है तो उसमें मदद करते हैं। इन सॉर्टिंग सिग्नल्स को हम सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं। मैंने आपको याद हो अगर तो एक वीडियो डाली थी सिग्नल पेप्टाइड की। सिग्नल पेप्टाइड वाली जो हाइपोथेसिस होती है वो वाली मैं अभी आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगी। तो वो सिग्नल पेप्टाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग सिग्नल वही होती है, उसे सिग्नल पैच भी बोल देते हैं। तो प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट जो कि उसे सॉर्ट करने में मदद कर रहा है, जो उसके ऊपर टैग लगा रहा है कि इसको इस जगह पे भेजना है। ठीक। तो ये सिग्नल सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादातर ये सिग्नल सीक्वेंस जो होता है 15 से 60 रेसिड्यू का बना होता है। तो इतना लंबा हो सकता है इसका रीजन, डिपेंड करेगा प्रोटीन कितना लंबा है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल पेप्टाइड की लेंथ जो है वो डिसाइड होती है। सिग्नल पेप्टाइड ज्यादातर प्रोटीन के एंड पे होता है। जैसे ये प्रोटीन है तो सिग्नल पेप्टाइड ज्यादातर उसके एंड पे होता है। इस एंड पे भी हो सकता है, उस वाले एंड पे भी हो सकता है, ज्यादातर एंड्स पे हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं और पे भी लोकेटेड हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि पूरे प्रोटीन के बीच में कहीं पे सिग्नल पेप्टाइड हो, तो ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड पे ही होगा, लेकिन ज्यादातर एंड पे होता है। एंड पे इसलिए होता है क्योंकि इसे कट करना इजी है।
यहाँ से काट के इसे सेपरेट करना प्रोटीन से। जैसे मान लो ये लाइसोसोम वाला टारगेट था तो उसका टैग लगा हुआ था लाइसोसोम वाला। जब लाइसोसोम में पहुंच गया तो उस सिग्नल पेप्टाइड की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे उसे हटा दिया जाएगा, क्लीव कर दिया जाएगा। तो वो भी आपको प्रोसेस जो है वो याद रखनी है। उसी के लिए मैं आपको सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगी। तो सिग्नल पेप्टाइड याद रखनी है। नेक्स्ट, सिग्नल पेप्टाइड तो ऐसा सिंगल सा एक सिंगल स्ट्रेच होता है, बट सिग्नल पैच जब हम बोल देते हैं तो वो बहुत सारे पैचेस होते हैं, जैसे बीच बीच में, जैसे इस तरीके से बीच बीच में कहीं कहीं वो पैच होंगे। और वो पैच जब भी इसकी प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, तब ये सारे जो होंगे वो इस तरीके से पास में आ जाते हैं, तो पैच लाइक चीज बना देते हैं। इसी को सिग्नल पैच बोलते हैं। तो ये सिग्नल पैच है। सिग्नल पैच और सिग्नल पेप्टाइड समझ आ गया होगा अब आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्यों हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन का, ये तो प्रोटीन टारगेटिंग हो गया कि किस तरीके से उसे टारगेट करना है, किस लोकेशन पे भेजना है। ट्रांसलोकेशन कैसे होगी, तो वो ट्रांसलोकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, ठीक। अब प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जो होती है, ट्रांसलोकेशन का मतलब मेनली होता है कि जब भी प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसी और जगह जाएगा, तो मूवमेंट है ये प्रोटीन की, मूवमेंट ऑफ अ प्रोटीन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी प्रोटीन की मूवमेंट होगी तो उसे हम प्रोटीन ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। जैसे साइटोसोल से प्रोटीन को ऑर्गेनली के अंदर भेजना है तो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। सिमिलरली एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल भेजना है तो भी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो उस सब को क्रॉस करने के लिए डिफरेंट पाथवेज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे एक होता है जिसे गेटेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, गेटेड ट्रांसपोर्ट। गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये ज्यादातर किसी पर्टिकुलर गेट लाइक चीज से जाएगा, चैनल से जाएगा। ज्यादातर वो गेट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो है जो कि प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करने में मदद कर रहा है। तो गेटेड ट्रांसपोर्ट उसे बोला जाएगा। एंड ये सिलेक्टिव गेट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी को भी आने देंगे, ये सिलेक्टिव होते हैं। तो सिलेक्टिव गेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और वही सब्सटेंसेस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। तो ये भी याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट एनर्जी नहीं होता ये। दूसरा टाइप का जो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन होता है उसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कौन सा वाला होता है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए आपको कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिन्हें ट्रांसलोकेटर्स बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेटर्स की, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। वैसे यहाँ पे भी ट्रांसलोकेटर प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। तो जब भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे साइटोप्लाज्म से ईआर के अंदर हो गया या साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया, तो उसे उसको उसके लिए हमेशा हमें ट्रांसलोकेटर की जरूरत होती है। टिम टॉम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलोकेटर्स होते हैं। तो उस तरीके की चीजों की आपको जरूरत है। एक और टाइप का ट्रांसलोकेशन होता है जिसे वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है वेसिकल्स की जरूरत होती है यहाँ, वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्ट है जो जरूरी होता है। इसके लिए मेम्ब्रेन वेसिकल्स की जरूरत होती है। ये वेसिकल्स अगर नहीं होंगे तो जो भी ये ट्रांसपोर्ट है वो इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है।
तो वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया, वेसिकल्स की ज़रूरत होगी इस ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट करने के लिए। जैसे एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल, सबसे सिंपल ईआर से गोल्जी जाना है, अगर ईआर से गोल्जी किसी भी प्रोटीन को भेजना है तो वो वेसिकल्स में भेजा जाएगा, तो वो वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। एंड ट्रांसलोकेशन में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये कब कब हो सकती है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो को ट्रांसलेशनली होगा। को ट्रांसलेशन का मतलब है कि कोई भी प्रोटीन जब बन रहा है तभी उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और एक होता है आफ्टर ट्रांसलेशन मूवमेंट, तो उसे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। तो ये दो टाइप की आपको प्रोसेसेस जो है वो देखने को मिलेगी। राइबोसोम्स जो भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स हैं, तो वो प्रोटीन बना रहे होते हैं और वैसे वैसे ईआर के अंदर चला जाता है, तो उसे को ट्रांसलेशन बोलते हैं। बट इफ द प्रोटीन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस और टू लाइसोसोम्स, तो वो वेसिकल के थ्रू जा रहा है, वो ऑलरेडी बन चुका है तब जा रहा है, तो उसे पोस्ट ट्रांसलेशन उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे, या पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन उसके लिए बोलेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स को ट्रांसलेशन वाले ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, और जो भी फ्री राइबोसोम्स हैं प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म वो सारे पोस्ट ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में मदद करते हैं। तो मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया आज, कि कौन कौन से राइबोसोम्स किस किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से प्रोटीन की टारगेटिंग या ट्रांसलोकेशन होती है। नेक्स्ट क्लास जो कि शायद कल हो सकती है, उसके अंदर मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम गोल्जी एपरेटस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं 2-3 वीडियो एक साथ अपलोड कर रही हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए थे कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं साथ में आपकी क्लास के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।